हेलो। इसके जूरिस्प्रूडेंस आपका चल रहा था और उसमें आपका लॉ की डिफिनीशन चल रही थी कि जो विद्वान है वो विद को किस रूप में परिभाषित करते हैं। देखिए अब तक आपका जूरिस्प्रूडेंस की परिभाषा हो चुकी है, अब आपका लॉ की परिभाषा चल रही है, इसके बाद आपका चैप्टर वाइज शुरू हो जाएगा जूरिस्प्रूडेंस। देखिए कहाँ तक लिखवा गया विभिन्न न्यायालयों द्वारा मान्य और कार्यान्वित किए गए नियमों के रूप में न्याय प्रशासन में राज्य द्वारा मान्य और लागू किए जाने वाले सिद्धांतों का समूह। ये लिखवा दिया गया। अगला लिखे भाई। प्रोफेसर फुल्लर के अनुसार, अगला लिखे प्रोफेसर फुल्लर। प्रोफेसर फुल्लर के अनुसार, प्रोफेसर फुल्लर के अनुसार विधि नियमों के शासन के समक्ष, ये रट्टा मारना सब परिभाषाएं और कोई उपाय नहीं है इसका। विधि नियमों के शासन, विधि नियमों के शासन के समक्ष मानव आचरण की अधीनस्थता, यानी कि सबऑर्डिनेट होता है, अधीनस्थता का उद्यम है, अधीनस्थता का उद्यम है। उद्यम अगला लिखिए विद्वान डगलस होम्स के अनुसार, ये अंडरलाइन कर दीजिएगा, पूछ सकता है। डगलस होम्स के अनुसार, ये में आ सकता है क्वेश्चन। डगलस होम्स के अनुसार देखिए विधि एक भविष्यवाणी है, यानी ये कानून को परिभाषित करते हैं और बताते हैं कि कानून एक भविष्यवाणी है। देखिए विधि एक भविष्यवाणी है जो एक विधिवेत्ता, विधिवेत्ता माने जूरिस्ट, जो एक विधिवेत्ता मामले की परिस्थितियों में आसानी से कर सकता है, मामले की परिस्थितियों में आसानी से कर सकता है। लिखिए आपका अगला कोटेशन लिखिए कार्डोजो के अनुसार, कार्डोजो विद्वान है ये भी, कार्डोजो के अनुसार लिखिए इसमें इनकी परिभाषा, विधि मात्र अटकलबाजी की अपेक्षा, विधि मात्र अटकलबाजी माने अनुमान होता है, विधि मात्र अटकलबाजी की अपेक्षा पूर्वानुमान का एक आधार है। विधि मात्र अटकलबाजी की अपेक्षा पूर्वानुमान का एक आधार है, ये कार्डोजो महोदय कहते हैं। अगला लिखिए ग्रीन के अनुसार, अगला लिखिए भाई ग्रीन, हरा जो कहा जाता है, ग्रीन इंग्लिश में लिखिएगा, हरा ना लिख दीजिएगा, ये विद्वान का नाम है। लिखिए ग्रीन के अनुसार विधि राज्य द्वारा लागू किए गए, विधि राज्य द्वारा लागू किए गए
अधिकारों और कर्तव्यों की व्याख्या का ही एक स्वरूप है। अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या का ही एक स्वरूप है। ये आपका ग्रीन महोदय कहते हैं, ग्रीन। अगला लिखे भाई आपका जॉन इर्स्काइन। लिखिए भाई जॉन इर्स्काइन। इर्स्काइन विद्वान है भाई सब। जॉन इर्स्काइन के अनुसार लिखिए विधि संप्रभुता संपन्न का, ये रटना मैं बता दूं और कोई पार नहीं इसका। लिखिए विधि संप्रभुता संपन्न का ऐसा आदेश है जिनमें जनता के लिए सामान्य जीवन के नियम दिए रहते हैं। जिनमें जनता के लिए सामान्य जीवन के नियम दिए रहते हैं और जिन्हें मानने के लिए जनता बाध्य होती है और जिन्हें मानने के लिए जनता बाध्य होती है। ये जॉन इर्स्काइन कहते हैं। आगे लिखिए भाई हेडिंग अब डालिए। ये आपका परिभाषा समाप्त हो गई। अब आपका देखिए फिर एक बार हम आपको कंसेप्ट बनाते हैं, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये हमेशा चलता रहेगा। आपका फिर एक बार 2-4 मिनट कंसेप्ट बनाइए, तब आपका स्कूल शुरू किया है। देखिए विधि की परिभाषा को लेकर विद्वानों में एक राय नहीं, आपका विद्वानों में मतभेद है और इस मतभेद के कारण आपका कह सकते हैं कि जो विधि की परिभाषा को लेकर मतभेद के कारण आपका 5 विचारधाराएं या 5 स्कूल बने आपका। और वही आपका 5 स्कूल अब पढ़ना है, उसमें कौन विधिशास्त्री है और कानून को किस रूप में वह परिभाषित करता है। तो सबसे पहले आपका कल्पना पर आधारित किया गया कानून को और भगवान या ईश्वर को मान्यता दी गई, तो वह जो स्कूल रहा या वह जो विचारधारा रही, पद्धति रही, उसे हम प्राकृतिक विचारधारा कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक विचारधारा का मतलब कि जो कल्पना पर आधारित हो, यानी कि ये कहना कि कानून कौन बनाता है, ईश्वर। इस कल्पना के विरोध में विद्रोह हुआ और आपका जर्मनी में हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक विचारधारा और इंग्लैंड में कौन सी विचारधारा जन्म ली, विश्लेषणात्मक। ये बताया गया था। ऐतिहासिक विचारधारा का थीम है कि विधि पाई जाती है, बनाई नहीं जाती। यानी कि जो कस्टम और यूजेज होते हैं, यानी कि जो प्रथा और रूढ़ होते हैं, वही कानून है। जबकि एनालिटिकल या विश्लेषणात्मक के विचारक कहते हैं कि कानून संप्रभु द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अब इसमें कुछ सुधार किया गया और विश्लेषणात्मक में सुधार किया गया
और कुछ सुधार करके अब समाज के हित को देखा जाने लगा कि कानून ऐसा हो जो समाज की भलाई करे। और एक नया विद्यालय आ गया, एक नए विचारक आ गए और उसे हम क्या कहेंगे, समाज शास्त्री। तो समाज के हित को लेकर कौन चल रहा है, समाज शास्त्री। और इसी बीच कुछ न्यायाधीश भी अपना अभियान चला दिए कि भाई आपका न्यायाधीश, तो न्यायाधीश भी अभियान चलाए और ये कहे कि जो न्यायालय निर्णय देता है वह कानून है। और आपका जब भी विधायिका कानून बनाती है, न्यायालय के निर्णयों को क्या रखती है, ध्यान में रखती है। और न्यायाधीश जब भी निर्णय लेता है तो उस निर्णय में उसकी पर्सनालिटी या व्यक्तित्व झलकता है। यानी कि उदारवादी है तो लोगों के पक्ष में ज्यादा मैंने अधिकार देगा लोगों को, और अगर कठोर है तो क्या देगा, कम। ये हाई कोर्ट में भी होता है कि कौन सा न्यायाधीश है जो फैसला हमारे फेवर में दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। और इस आधार पर भी मुकदमा लोग दायर करने में देर करते हैं कि कौन ऐसा। तो अब इन्हीं की जो 5 विचारधारा में कई बार बता चुका हूँ, ये जो 5 स्कूल या 5 स्कूल हैं, अब इन्हीं को डिटेल में पढ़ना है और सब क्रम से पढ़ना है। देखिए क्रम कैसे बनाया गया है। सबसे प्राचीन कौन सी विचारधारा है, प्राकृतिक। और आपका प्राकृतिक के बाद ऐतिहासिक आई जर्मनी में और विश्लेषणात्मक कहाँ, इंग्लैंड में। तो उसके बाद ऐतिहासिक पढ़ना जाएगा, फिर कौन, विश्लेषणात्मक। और दोनों में थोड़ा थोड़ा सुधार करके कौन आ गए, तब समाजशास्त्री। और पिछली बार पूछा था न्यायाधीशों द्वारा उत्पन्न विचारधारा कौन है, या कौन सी विचारधारा न्यायालय के निर्णयों को प्रश्रय देती है, तो रियलिस्ट थ्योरी या यथार्थवाद। इन्हीं 5 आपका विचारधाराओं में विधि को परिभाषित करेंगे विद्वान, और उनका तर्क देखा जाएगा, उनकी आलोचना, उनका कोटेशन और लॉ के बारे में उनका क्या विचार है। यही आपका पहले शुरुआती दौर में पढ़ना है। आइए हेडिंग डाल लीजिए भाई। पहली विचारधारा हम शुरू करते हैं, प्राकृतिक विचारधारा। हेडिंग डालिए नेचुरल स्कूल। हेडिंग डाल लीजिए। तो पहली विचारधारा प्राकृतिक विचारधारा या नेचुरल स्कूल। देखिए आपका ये विचारधारा का कुछ मैंने आपका थीम देखा जाता है, पहले समझिए तब आपका शुरू किया जाएगा। पहला आपका ये आया, उसके बाद क्वेश्चन वाइज क्या बना ये देखा जाएगा। जो नेचुरल स्कूल है या प्राकृतिक विचारधारा है, इनका मुख्य रूप इसे सर्वोच्च विधि भी कहते हैं, डिवाइन लॉ यानी कि ईश्वरीय विधि भी कहते हैं, नैसर्गिक विधि भी कहते हैं, या प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया कानून भी कहते हैं। यानी कि उच्च विधि, ईश्वरीय विधि पूछे, प्राकृतिक विधि पूछे, नैसर्गिक पूछे तो घबराना नहीं है। किसको कहा जाता है, प्राकृतिक विचारधारा को, यानी कि नेचुरल स्कूल। अब पहले मॉडल बना लिया जाए कि आपको किस एरिया में मैंने पढ़ना है। इसमें पढ़ना क्या है, प्राकृतिक विचारधारा में आपका एकदम शुरुआती दौर से पढ़ना है। और पहला क्वेश्चन ये बना है यूपीजे में कि सबसे प्राचीन स्कूल या पद्धति या विचारधारा कौन है। ये क्वेश्चन आ चुका है, 4 ऑप्शन दिया था। तो पहला क्वेश्चन ये याद रखना है कि सबसे एंशिएंट जो स्कूल है वो कौन है, आपका नेचुरल स्कूल या प्राकृतिक विचारधारा। ये पहला नहीं। दूसरा जो क्वेश्चन बना है कि कौन सी विचारधारा ऐसी है जो आपका प्राचीन काल से लेकर आज भी वर्तमान है। तो आपका वह विचारधारा है नेचुरल स्कूल यानी कि प्राकृतिक विचारधारा।
प्राकृतिक विचारधारा को 5 वर्गों में बांटा गया है। यानी कि जैसे कि आप इतिहास को 3 वर्गों में बांटते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, उसी प्रकार माने प्राकृतिक विचारधारा को 5 वर्गों में बांटा जाएगा और 5 वर्गों में बांटकर ये देखा जाएगा कि इस समय कौन सा जुरिस्ट था और प्राकृतिक विचारधारा को कह सकते हैं के बारे में क्या कोटेशन कहा और उसका मतलब क्या है। इसी में आपका एक और पढ़ना है, प्राकृतिक विचारधारा में 2 शक्तियों के बीच संतुलन का सिद्धांत, और ये भी पूछा गया है, लिखवा गया था पोप ग्लेशियर। तत्पश्चात आपका करंट में आ जाना है कि वर्तमान में नेचुरल स्कूल का क्या महत्व है या प्राकृतिक विचारधारा का क्या महत्व है। तो लगभग हमें नहीं लगता कि कोई ना जानता हो। आपका यानी कि भारत के कानूनों में जहाँ जहाँ नेचुरल जस्टिस या प्राकृतिक न्याय समाहित होगा, लास्ट में उसको एकत्र करना पड़ेगा। और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, जैसे कि नेचुरल जस्टिस हमारे संविधान के इस अनुच्छेद में मुख्य रूप से समाहित है 14 में, यानी कि 14 में। अब ये पूछा जाता है सीपीसी में कहाँ है, तो सीआरपीसी में कहाँ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है, तो लास्ट में भारत विधि में। यानी कि हर एक विचारधारा को अंत में हमें कहाँ सेट करना है, भारत में। क्या भारत में इस विचारधारा को मान्यता दी गई है कि नहीं, और आपका और मुस्लिम ला, हिंदू ला और ईसाई ला को भी लेकर चलना है। इसमें देखिए आपका 2 और क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कोटेशन आपको हम बताएंगे, समझाएंगे। 2 क्वेश्चन ये बनते हैं कि आपका जो ये नेचुरल स्कूल है, क्योंकि आदिकाल से लेकर और आज तक विद्यमान, ऐसी दशा में जो क्वेश्चन बनता है कि डार्क एज या अंध युग कौन था और आपका गोल्डन एज यानी कि स्वर्णिम युग कौन था। डार्क एज का मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक विचार, प्राकृतिक विधि को यानी कि पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया था ज़्यादातर। और गोल्डन एज का मतलब ये हुआ कि ये विचारधारा अपने सर्वोच्च शिखर पर थे। ऐसा एक क्वेश्चन यूपीजे में बनता है, याद रखिए। उसमें बनता है आपका विश्लेषणात्मक में बना है आपका, फिर ऐतिहासिक में ऐसा क्वेश्चन, समाजशास्त्री में सब में देखना है। यानी एक आपका विचारधारा नहीं, 5 विचारधाराओं को दिमाग में घुमाते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि यूपीजे में जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन गलत न हो, तो 5 विचारधाराओं का मैं थीम कई बार बताया हूँ और 5 को दिमाग में थीम तो याद ही हो, उसके बाद कुछ कोटेशन ये भी याद रखिए। तो प्राकृतिक विचारधारा का जन्म कहाँ हुआ, ये भी यूपीजे में आया है। तो मैं आपको बताया भी था कि विधि शास्त्र का अध्ययन रोम में शुरू हुआ, लेकिन प्राकृतिक विचारधारा रोम में जन्म नहीं ली। कहाँ जन्म ली, यूनान या ग्रीस। एक बार तो यूपीजे में ये दोनों क्वेश्चन आ गया, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ आया था, जाकर देखिए एक ही साल में ये दोनों आया था। तो प्राकृतिक विचारधारा की शुरुआत आपका शुरुआती दौर से लेकर और बार 1 लाइन और 2 लाइन तब शुरू किया जाए। प्राचीन काल से लेकर और आधुनिक काल, जो ये प्राकृतिक विचारधारा है ये बनी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। प्राचीन काल में प्राकृतिक विचारधारा के मानने वाले ये कहते थे कि कानून या राय या विधि केवल कौन बनाता है, ईश्वर बनाता है। लेकिन अब वर्तमान समय में इन्होंने थोड़ा अपने में सुधार किया
और जो आधुनिक विद्वान रहेंगे वह ये बताएंगे कि आपका कानून में ये बातें होनी चाहिए, अर्थात कानून तार्किक होना चाहिए। और वर्तमान में प्राकृतिक न्याय के, प्राकृतिक विचारधारा के मुख्य रूप से 3 सिद्धांत समाहित हैं और वही सिद्धांतों को पूछा भी जाता है और शुरुआती दौर में भूमिका में उसको समझा दिया जाता है। देखिए, ये जो प्राकृतिक विचारधारा वाले होंगे, फिर एक बार याद रखिए, इसमें आपका 3 सिद्धांत हमें पढ़ना है लास्ट, और ये 3 सिद्धांत आपका वर्तमान समय में काफी महत्वपूर्ण है और हर एक जगह पूछे जाते हैं। पहला यानी कि प्राकृतिक न्याय के या नेचुरल जस्टिस के 3 सिद्धांत हैं और जो कि प्राकृतिक विचारधारा वाले ही मान्यता देते हैं और बिहार में पूछा भी जाता है। पहला सिद्धांत है आडि अल्ट्रम परटम, यानी कि दूसरे पक्षकार को क्या करो, सुनो। तो अगर कोई पूछे कि दूसरे पक्षकार को सुनो, ये कौन सी विचारधारा वाले कहते हैं कि भाई दूसरे पक्षकार को सुनो, तो कौन विचारधारा? नेचुरल। दूसरा प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि रूल अगेंस्ट बायस। बायस का मतलब अभिनव, अभिनव मतलब पक्षपात, यानी कि पक्षपात के विरुद्ध नियम, पक्षपात के विरुद्ध नियम। और तीसरा रीजन डिसीजन, यानी कि जब भी कोई प्राधिकारी कोई निर्णय दे तो उस निर्णय का आधार बताए, यानी कि क्या बताए। यानी कि वर्तमान समय में ये जो आपका कह सकते हैं कि 3 आपके सिद्धांत हैं, ये शुद्ध रूप से किसकी देन है? प्राकृतिक विचारधारा वालों की। एक लाइन समझाया तब आपका शुरू किया जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट जरूरी है शुरुआती दौर में, और आपका अभी कंसेप्ट पहले बनाया जाए तब शुरुआत किया जाएगा विद्वानों से। तीनों सिद्धांतों को आपका 2-2 लाइन अभी जानना है, डिटेल में हम लास्ट में बताएंगे। और इन सिद्धांतों को आपको संविधान में, फिर CRPC में, और फिर कहाँ बताना है, CPC, तीनों जगह कोरिलेट लास्ट में होगा। आइए, दूसरे पक्षकार को सुनो का मतलब ये हुआ कि जब कोई माने जिस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर हुआ है उसकी कम से कम उसकी बातों को सुना जाए, बिना दूसरे व्यक्ति को सुने कोई फैसला न दिया जाए। जैसे कि एक अभियुक्त है, तो क्या बिना अभियुक्त को सुनवाई का मौका दिए उसके विरोध में फैसला सुनाया जा सकता है? नहीं। अगर बिना उसे सुनवाई का मौका दिए अभियुक्त को सजा दे दी गई, वैसी दशा में कौन विचारधारा कहती है कि ये सही नहीं होगा? कौन विचारधारा? प्राकृतिक। और इस नियम का वायलेशन होगा तो आडि अल्ट्रम परट्रम, यानी कि दूसरे पक्षकार को सुनो। ये डिटेल में देखना है और अनुच्छेद 311 मुख्य रूप से ऐड करना है, और उसमें आपका कह सकते हैं कि अपवाद देखना है, बताया जाएगा। देखिए, आपका दूसरे पक्षकार को सुनो का इतिहास आपका बहुत पुराना है, आज से नहीं है, चली आ रही। ये आदम बाबा के जमाने से चली आ रही है ये नियम, यानी कि प्राकृतिक विचारधारा ही ऐसी है जो एकदम शुरुआती या प्राचीन काल से शुरू हुई और आज भी यह क्या है आपका लागू है और आज भी चल रही है। देखिए, इसमें आपका ये समझाना है, इसका इतिहास हल्का सा हमें भूमिका में बताना है। इतिहास ये रहा कि आपका इंग्लैंड में इतिहास बाइबिल में मिलता है कि जब ईश्वर ने यानी कि गॉड ने एक आदम को, आदम ने एक मानव को स्वर्ग में रखा और स्वर्ग में ये कहा कि तुम यहाँ रहो और ये पेड़ों पर फल लगे हैं, इन फलों को न तोड़ना। तो जो आदम था
यानी कि आदम मतलब कि मन या आदमी था, वह जैसे ही ईश्वर गए वैसे ही लालच आ गई उसके मन में और फलों को क्या कर लिया, तोड़ कर खा लिया। जब ईश्वर आए तो डायरेक्ट उसे दंड नहीं दिए, सबसे पहले उसे सुने, यानी कि पूछे कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया। और आदम से पूछा गया, आदम ने जवाब दिया और तब उसे अंत में स्वर्ग से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान भी जब अपनी आज्ञा के उल्लंघन करने में दंडित किया तो एक बार मनुष्य को क्या किया, सुनवाई का मौका दिया, यानी उससे स्पष्टीकरण मांगा कि बताओ क्यों मेरी आज्ञा का क्या किए उल्लंघन। इसी को हम क्या कहते हैं, आडी अल्ट्रम परटम, या दूसरे पक्षकार को क्या करो सुनो। दूसरा सिद्धांत हमें डिटेल में पढ़ना है इस विचारधारा में, आपका रूल अगेंस्ट बायस, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण ये आपका माने सिद्धांत है पक्षपात के विरुद्ध नियम या अभिनय के विरुद्ध नियम। पक्षपात आपका 3 प्रकार से हो सकता है। पक्षपात एक तो दिखाया जाएगा, एक देखिए 3 पक्षपात हो सकता है। एक धन संबंधी पक्षपात होने की, दूसरा सब्जेक्ट संबंधी यानी कि विषय वस्तु संबंधी पक्षपात, और तीसरा आपका कह सकते हैं कि व्यक्तिगत पक्षपात। व्यक्तिगत का मतलब पर्सनल होता है। पक्षपात का मतलब ये हुआ, ये समझिए कि जब भी कोई न्यायाधीश या पंच या प्राधिकारी फैसला सुनाए तो वह उस फैसले में उसका कोई धन संबंधी हित या विषय वस्तु संबंधी हित या कह सकते हैं कि व्यक्तिगत इंटरेस्ट न हो। तो धन संबंधी आपका डिटेल में तो बताया जाएगा, बस एक उदाहरण बताया जाए। यहाँ पूछा जाता है कि केवल न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि समाज में एक संदेश जाना चाहिए कि न्याय हो रहा। अब इसका मतलब क्या हुआ। और दूसरा है, कोई भी न्यायाधीश स्वयं अपने ही मामले में निर्णायक नहीं हो सकता, यानी कि वही न्यायाधीश अभियुक्त है और वही फैसला सुनाए कि अपने को बाइज्जत बरी कर ले, तो ये शुद्ध रूप से क्या हुआ, बायस, पक्षपात। और कानून कहता है, नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि बायस न हो, और बायस होगा तो किस विचारधारा का वायलेशन होगा, प्राकृतिक। रखते रहिए इस विचारधारा का। एक बायस का उदाहरण बता दें शुरुआती दौर में, आगे तो भाई कई उदाहरण बताने पड़ेंगे क्योंकि 3-4 दिन चलेगी विचारधारा, इतना वही तो विचारधारा ही तो मेन है, और क्या पढ़ना है। एक बायस का उदाहरण मैं बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का। जब रंजन गोगोई साहब आपका CJI थे, यानी कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति थे, तो एक औरत ने आपका सेक्सुअल हरासमेंट का यानी कि यौन शोषण का उन पर आरोप लगाया। मचा तहलका मचा, और आपका कह सकते हैं उन्होंने किया क्या कि स्वयं जांच कमेटी बैठाई, स्वयं जांच कमेटी की रिपोर्ट मंगाई और स्वयं अपने को इस आरोप से पूरी तरह क्या कर लिए, मुक्त। यानी कि आप पर ही महिला ने आरोप लगाया, इल्जाम लगाया, और आप ही न्यायाधीश बन गए मामले में और अपने को पूरी तरह क्या कर दिए, मुक्त। ये तो शुद्ध रूप से बायस हुआ और आपका नेचुरल जस्टिस का क्या हुआ, उल्लंघन। लेकिन कौन कहने जाए, ये समस्या है। माननीयों से कौन कहने जाए कि आपने भी नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन किया है। लेकिन आपका बता दिया जाए, जो नेशनल लॉ कॉलेज की टॉपर एक लड़की थी, और जब ये रंजन गोगोई अवार्ड देने गए तो उसने हिम्मत दिखाई और ये कहा कि आप नेचुरल जस्टिस के रक्षक हैं
और भक्षक बन गए, नेचुरल जस्टिस को आपने हनन किया है, अतः मैं आपके हाथों अवार्ड लेने से क्या करती हूँ, इतना हिम्मत दिखाई और नहीं लिए अवार्ड। यानी कि कुल मिलाकर आपका नेचुरल जस्टिस का पालन करना और प्रश्रय देना जिसके ऊपर है न्यायालयों के, और वही आपका कह सकते हैं कि इसका उल्लंघन करने लगेंगे तो जनता नेचुरल जस्टिस को कोई बचा नहीं सकता। और अगला है आपका रीजन डिसीजन। रीजन डिसीजन का मतलब ये हुआ कि जब भी न्यायाधीश कोई फैसला सुनाए तो कम से कम उस फैसले का बेस बताए, रीजन बताए, आधार बताए, कारण बताए। बिना कारण अगर फैसले का कारण बताया जाता है तो उस फैसले में आपका क्लियरिटी आती है, स्पष्टता आती है। इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रीजन डिसीजन। अब एक उदाहरण आपका देखा जाए और अयोध्या मामले का उदाहरण। देखिए अयोध्या मामले में जब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रहा था तो सबकी सांसें अटकी थी कि क्या फैसला होगा, कोई जान नहीं पाया पहले। और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये कहा कि हम भावनाओं के आधार पर फैसला नहीं सुनाएंगे, लेकिन हम तथ्य के आधार पर सुनाएंगे। अभी आया कि भाई रामलला विराजमान को मूंग दी गई तो सुप्रीम कोर्ट को रीजन लिखना पड़ेगा, आधार लिखना पड़ेगा कि आप क्यों ये फैसला सुनाए। तो जो खुदाई हुई थी और खुदाई में वस्तुएं मिली थी, मुख्य आधार फैसले का वही बना और कहीं कोई प्रमाण थोड़े हैं। यानी कि जो उसके नीचे खुदाई हुई थी और खुदाई में पुरातत्व विभाग ने जो वस्तुएं पाई थी उससे एक अनुमान निकाला गया। और कोई मैंने फैसले में भाई क्या कोई ये थोड़े हैं कि आपका वहाँ लिख कर गाड़ा गया है। तो इसका मतलब कि बेस वही मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। इसका मतलब ये हुआ कि आप क्यों ये फैसला दे रहे हैं, इसका क्या लिखिए कारण, आगे और बताया जाएगा। अब आइए आपका प्राकृतिक विचारधारा की शुरुआत देखा जाए और वर्तमान समय। प्राकृतिक विचारधारा की जहाँ तक शुरुआत की बात है, शुरुआती दौर में लोग ईश्वर और प्रकृति पर ज्यादा विश्वास करते थे, अतः ऐसी दशा में ये माना जाता था कि जो ईश्वर ने कानून बना दिया वही कानून है और आपका उस कानून का क्या करना पड़ेगा, पालन। अगर पालन नहीं करते तो जो ईश्वर है ये आपको क्या देगा। अब 3 एंगल से भूमिका में इसको देखनी है, भूमिका ही चल रही है, अभी शुरू नहीं हुआ इसको 3 एंगल से हमें देखना है कि क्या भगवान कानून बनाता है तो इसके लिए मुस्लिम लॉ में जाना पड़ेगा, फिर हिंदू लॉ और ईसाई। कम से कम 3 तरीकों से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन शॉर्टकट में ये जानिए। आपका पहला बताया जाए आपका ईसाई विधि। ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ आपका बाइबिल है और ये माना जाता है ईसाइयों में ये बाइबिल की जो बाइबिल में शब्द लिखे गए हैं ये गॉड के ही शब्द हैं, मानव निर्मित नहीं है। किसके हैं, यानी कि भगवान ने कानून बनाया और वह कानून कहाँ दर्शित किया गया है, बाइबिल। फिर हिंदू लॉ में आपका श्रुति हुआ, स्मृति हुआ इत्यादि ये माना जाता है कि ये किसके वाक्य है, भगवान के। और मुस्लिम लॉ में आपका जो कुरान है आपका शुद्ध रूप से ये माना जाता है कि जो अल्लाह ने प्रॉफिट या पैगंबर मोहम्मद साहब पर जो बातें प्रकट की वे बातें कुरान में वर्णित की गई। देखिए इसको हल्का सा 2 लाइन और बताएं। देखिए आपका जब पैगंबर साहब 25 वर्ष की अवस्था के थे तो वह हीरा नामक पहाड़ी पर जाया करते थे और हीरा नामक पहाड़ी आज भी सबसे पवित्र पहाड़ियों में मानी जाती है। और सबसे पहले अल्लाह का संदेश
के कान में गूंजा और उस संदेश को आकर उन्होंने मक्का के लोगों को बताया। लेकिन मक्का के लोग कह सकते हैं कि उन पर विश्वास नहीं किए और बहुत अत्याचार किए। तो ये एस्केप कर गए, पलायन कर गए, हिजर कर गए। हिजरा कहा जाता है, हिजर कर गए। तो हिजरा मतलब कि पलायन, एक जगह से दूसरी जगह क्या करना, चले जाना। तो हिजर कर गए और मक्का से पहुंच गए मदीना 622 ईस्वी में, और 630 ईस्वी में मदीना के लोगों को लेकर मक्का पर आक्रमण किए और जीते। और 632 ईस्वी में इनका पर्दा हो गया, अर्थात डेथ हो गई, अर्थात मृत्यु हो गई। तो जो अल्लाह ने पैगंबर साहब को बातें बताई थी, वे बातें जो लिखी गई हैं वह कुरान में लिखी गई है। अतः मुस्लिम विधि के तहत ये माना जाता है कि कुरान स्वयं अल्लाह के वाक्य है और कुरान के एक शब्द को भी अब चेंज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अंतिम रसूल या अंतिम संदेशवाहक या अंतिम कह सकते हैं मैसेंजर, इसका अंतिम मैसेंजर का मतलब ये हुआ कि मोहम्मद पैगंबर साहब में ही ये शक्ति थी कि वह अल्लाह से दैवीय संदेश प्राप्त करते थे, और किसी में ये शक्ति नहीं थी। अतः अंतिम रसूल या अंतिम मैसेंजर कौन थे? पैगंबर साहब। इसके अलावा और किसी पर दैवीय कह सकते हैं कि बातें प्रकट नहीं हुई। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए इतना बताने के बाद कि नेचुरल स्कूल आपका भले शुरुआती दौर में ईश्वर को लेकर चला, लेकिन बाद में इसने अपना रूप परिवर्तित किया और रूप परिवर्तित करके जो वर्तमान नियम है, जो न्याय है यानी कि जस्टिस है, इक्विटी है, गुड कंसेंस है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, ये शुद्ध रूप से किसकी देन है? नेचुरल जस्टिस। फिर ये विचारधारा मानती है कि व्यक्ति में रीजन होता है, युक्ति होती है, सोचने विचारने की क्षमता होती है, और एक प्रूडेंट मैन यानी कि प्रज्ञावान व्यक्ति जो सोचता विचारता है वही कानून है। यानी कि इस अगर आपका कहा जाए इस विषय में आपकी राय क्या है, तो पागल व्यक्ति की नहीं, नासमझ की नहीं, बल्कि ये क्या समझ की, वही कानून है। आपका जो रीजन है यानी कि क्या होना चाहिए, फिर याद रखें नेचुरल स्कूल ये बताता है कि क्या होना चाहिए, यानी कि नैतिकता या मोरालिटी को प्रश्रय देने का माने पूरा श्रेय किसको जाता है? तो नेचुरल स्कूल। अब आइए शुरुआत कर लिखिए। देखिए प्राकृतिक विचारधारा भाई बताई जा रही थी और इसमें आपका भूमिका बताई गई प्राकृतिक विचारधारा की, और भूमिका ही सबसे महत्वपूर्ण होती है, ये भी याद रखिए। मैंने जब भी कोई स्कूल पढ़िए या विचारधारा पढ़िए, भले आधा एक घंटा लग जाए, उसका थीम क्या है ये पहले जाना जाता है, और थीम के बाद आपका वह स्कूल शुरू किया जाता है। मैंने जो भी चैप्टर आप पढ़िए या जो भी कानून पढ़िए, मैं फिर बता दूं, आप एक बार कम से कम उस कानून में है क्या या उस चैप्टर में है क्या, ये दिमाग में हमेशा क्या होना चाहिए, बैठना चाहिए। अब आइए आपका एक एक शुरू किया जाए। आपका लिखिए भाई प्राकृतिक विचारधारा है, निकाले है ना, इसको कहते हैं नैसर्गिक स्कूल या आपका नैसर्गिक स्कूल, यानी कि प्राकृतिक पद्धति या विचारधारा, स्कूल भी कहते हैं इंग्लिश में। लिखिए इसमें प्राकृतिक विचारधारा की उत्पत्ति, पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है। बैठिए भाई।
पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि प्राकृतिक विचारधारा की उत्पत्ति कहाँ हुई। तो लिख लीजिए प्राकृतिक विचारधारा की उत्पत्ति यूनान में हुई। यूनान में हुई। ये पहला क्वेश्चन आपका बनता है। अगला लिखिए प्राकृतिक विचारधारा सबसे प्राचीन विचारधारा है। ये भी क्वेश्चन आपका यूपीजे में आ चुका है। दूसरा लिखिए भाई पॉइंट प्राकृतिक विचारधारा सबसे प्राचीन विचारधारा है। अगला लिखिए प्राकृतिक विचारधारा कल्पना पर आधारित थी। प्राकृतिक विचारधारा कल्पना पर आधारित थी। ये भी आपका कल्पना पर आधारित थे। इसी लाइन में लिख लीजिएगा इस कल्पना के विरोध में या प्रतिक्रिया स्वरूप, इस कल्पना के विरोध में या प्रतिक्रिया स्वरूप विश्व में समानांतर दो विचारधाराएं उत्पन्न हुई। विश्व में समानांतर दो विचारधाराएं उत्पन्न हुई। पहली ऐतिहासिक विचारधारा तथा दूसरी विश्लेषणात्मक विचारधारा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए यह विचारधारा, पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। यह विचारधारा समता माने इक्वलिटी, यह विचारधारा समता, कमा दीजिए विवेक, कमा दीजिए तर्क, रीजन कहा जाता है, तर्क, कमा दीजिए न्याय माने जस्टिस, तर्क के बाद लिखना है न्याय यानी कि जस्टिस, तथा प्राकृतिक न्याय पर आधारित है, तथा प्राकृतिक न्याय पर आधारित है। पैराग्राफ फिर चेंज करिए। इसे दैवीय विधि माने और नाम लिखवा दिया जाए, इसे दैवीय विधि या उच्चतर विधि, कामा देकर भी लिख सकते हैं, उच्चतर विधि या सार्वभौमिक विधि या सार्वभौमिक विधि भी कहा जाता है, सार्वभौमिक विधि भी कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखिए यह एक ऐसी विचारधारा है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है यूपीजे में, जो बताया गया उसको अंडरलाइन करते रहिए। यह एक ऐसी विचारधारा है, या चुका है क्वेश्चन, जो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक अस्तित्व में है।
प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक अस्तित्व में है। पैराग्राफ फिर चेंज करिए, भाई लिखिए। प्राकृतिक विचारधारा समता पर विश्वास करती है। प्राकृतिक विचारधारा समता बराबरी, यानी कि आर्टिकल 14 याद रखिए, समता पर विश्वास करती है तथा ये मानती है कि कुछ नियम ऐसे हैं तथा ये मानती है कि कुछ नियम ऐसे हैं जो मानव तथा पशु पक्षियों के प्रति समान रूप से लागू होते हैं। जो मानव तथा पशु पक्षियों के प्रति समान रूप से लागू होते हैं तथा किसी को हानि नहीं पहुंचाते। इस विचारधारा के तहत किसी को नुकसान नहीं तथा किसी को हानि नहीं पहुंचाते। लिखे, इस विचारधारा के अनुसार व्यक्ति विधि का पालन इसलिए करता है, व्यक्ति विधि का पालन यानी कानून का पालन इसलिए करता है कि उसे प्रकृति द्वारा दंड दिए जाने का भय रहता है, कि उसे प्रकृति द्वारा यानी कि नेचर द्वारा, प्रकृति द्वारा दंड दिए जाने का भय रहता है। यहाँ प्रकृति का मुख्य रूप से जो उल्लेख हम कर रहे हैं, इसका मतलब भगवान द्वारा। जैसे कि आप पीके फिल्म देख सकते हैं कि कैसे आज भी भगवान के नाम पर कितना डरवाया जाता है, आप समाज में देख सकते हैं। बाबा आपके द्वार पर आ गए और कहे कि 101 रुपया दक्षिणा दीजिए, नहीं तो मैं आपका चेहरा की लकीरें देख रहा हूँ। भगवान 2 दिन में क्या करेगा, उठा लेगा और 100 रुपया दे देंगे तो हम क्या करेंगे, पूजा पाठ करके, और जो ये कलश वलश आपका क्या कर सकते हैं, भगवान अप्रसन्न है, हम रेखाओं को क्या करेंगे। ठीक, तो आज भी लोग, इसमें कोई शक नहीं है, समाज के ज़्यादातर लोग आज भी इसी कल्पना में जी रहे हैं। इसीलिए मैंने बताया ये आज की देर नहीं है, ये तो सदियों से चला आ रहा है कि भगवान के नाम पर लोगों को क्या किया जाए, डरवाया जाए। तमाम हर एक धर्म में ये नहीं कि केवल हिंदू धर्म में, चाहे मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, यहूदी धर्म, हर एक जगह लोगों को भगवान के नाम पर क्या किया जा रहा है, डरवाया जा रहा है। तो पीके फिल्म में यही दिखाया कि भाई ठीक है, भगवान में लोग आस्था रखते हैं, लेकिन उसका मिसयूज तो आप न करिए भाई, उसका मिसयूज न करिए, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ न करिए। यही मुख्य रूप से उस फिल्म का उद्देश्य भी था। अगला लिखिए भाई आपका, वर्तमान समय में इस विचारधारा को, ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछा जा चुका है। वर्तमान समय में इस विचारधारा को युक्ति की विधि, युक्ति माने रीजन,
युक्ति, युक्ति ना तो उसको लिख लीजिए, युक्ति की विधि कहा जाता है, रीजन। युक्ति या तर्क भी कह सकते हैं। युक्ति की विधि कहा जाता है, पूछ सकता है कि वर्तमान में किस पर आधारित है, तो क्या मारेंगे, युक्ति पर। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इस विचारधारा को अध्ययन की दृष्टि से, इस विचारधारा को अध्ययन की दृष्टि से पांच खंड कालों में बांटा गया है, पांच खंड कालों में बांटा गया है, पांच खंड कालों में बांटा गया है। अब इसी पांच में विद्वान आएंगे, अपनी बातें रखेंगे और प्राकृतिक विधि के बारे में क्या करेंगे, अपना वक्त। पहले पांचों खंड लिख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका क्रम मिलाने के लिए आ जाए। यानी कि पिछली बार जो क्वेश्चन यूपीजे 2018 में आया वह ऐतिहासिक से सरमिनरी मेन का आया और क्रम मिलाने के लिए आ गया। तो हो सकता है कि कौन सा क्रम सही हो, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। तो पहला लिखिए खंड काल, प्राचीन सिद्धांत, पांचों लिखिए, उसके बाद एक एक करके चलना है। पांचों यहाँ लिख लीजिए। तो पहला हो गया प्राचीन सिद्धांत, दूसरा डार्क एज, यही मत, डार्क एज का मतलब अंधयुग, डार्क एज हिंदी में लिखिए अंधयुग। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि डार्क एज में भी कौन से विद्वान थे जो नेचुरल स्कूल को बनाए हुए थे, प्राकृतिक विधि के समर्थक थे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, ये यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्राकृतिक विचारधारा को कुचल दिया गया, फिर भी कुछ विद्वान इस विचार, इस विधि को क्या किए रहे, सपोर्ट करते रहे। तीसरा लिखिए मध्य युग, यानी कि मिडिल एज आता है, मध्य युग, मध्य युग आता है। इसके बाद आपका चौथा आता है पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल। और फिर पांचवा आता है आधुनिक काल, पुनर्जागरण काल, फिर पांचवा आपका आता है आधुनिक काल। देखिए एक और सिद्धांत आपका बता दिया जाए, तब आपका एक है कि आपका जो शुरू करना
हेलो हेलो। देखिए आपका इसमें पांचवा था आपका आधुनिक का। इसमें एक कंसेप्ट और बचा है, वो बता दिया जाए तब आपका एकाएक शुरू किया जाए, यानी कि प्राचीन काल से हम उठाएंगे नेचुरल स्कूल को। लेकिन एक सिद्धांत और बचा है। देखिए शुरुआती दौर में क्या होता था और आपका कैसे इसका सिद्धांत चल रहा है। देखिए इसमें प्राचीन काल से हम उठाते हैं, एक कंसेप्ट ये बना लीजिए क्योंकि आगे काम करेगा इसी विचारधारा में। एक कंसेप्ट बचा है प्राकृतिक विचारधारा, आप भी जानते हैं कल्पना पर आधारित। कल्पना का मतलब ये हुआ कि ये भगवान वो भगवान, और कानून कौन बनाता है, भगवान बनाता है, और उस कानून का जनता क्या करती है, पालन। यानी कि कल्पना इसी को कहा जाता है, फिक्शन। जब कल्पना पर प्राचीन है, कल्पना पर आधारित है, इसी बीच आपका एक और घटना होती है। अब इधर राजा या राज्य आ गए, यानी कि राजा, और दूसरी तरफ आ गए आपका धर्माचार, यानी कि चर्च आ गया इंग्लैंड में। अब आपका ये होने लगा कि आप जनता किसका आदेश माने, ये आपका विवाद उत्पन्न हो गया। राजा कहता था कि जनता ने मुझे चुना है, अतः मैं जो आदेश दूंगा वह आदेश जनता को मानना पड़ेगा। और जो धर्म गुरु कहते थे और उनका मानना था कि ईश्वर ने हमें शक्ति दी है, और जो मैं कहूँगा वही जनता को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। यानी कि हम बढ़े तो हम बढ़े, तो राजा कह रहा था कि हम बढ़े, और धर्म गुरु कह रहे थे कि क्या हम बढ़े। राजा यानी कि राजा बड़ा है, ये धर्म गुरु बड़े हैं, इसका विवाद छिड़ने लगा। और जनता किसके आदेश को माने, तो ये जो धर्म गुरु हैं ये कह रहे थे कि हम भगवान के दूत हैं, और जनता हमारी क्या करे, आज्ञा का पालन। और राजा कह रहे थे कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः जनता हमारी आज्ञा का क्या करे, पालन। ये विवाद आपका बढ़ता गया। तो एक आए पोप ग्लेसियस, वही पढ़ना है। इन्होंने आपका एक सिद्धांत दिया, वो भी सिद्धांत पढ़ना पूछा जाता है, दो शक्तियों के बीच संतुलन का सिद्धांत। यानी कि इन्होंने राजा और चर्च के बीच बैलेंस बनाने का प्रयास किया और बंटवारा कर दिया। कैसे बंटवारा किया कि प्रशासनिक मामले में आपका राजा बड़ा होगा और धार्मिक मामले में चर्च। यानी कि इन्होंने बंटवारा किया किसका, कि प्रशासनिक मामले में कौन बड़ा होगा, राजा, और धर्म के मामले में चर्च। यानी कि प्रशासनिक मामले में राजा का आदेश का पालन होगा, लेकिन धार्मिक मामलों में राजा कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, और ये धर्म गुरु जो कहेंगे, पोप यानी कि पोप जो कहेंगे उनका पालन किया जाए। लेकिन ये विवाद इसी को लेकर आपका मुस्लिम लॉ में भी ऐड करना है और दिमाग में अस्थिर से बैठाना है मुस्लिम लॉ। फिर एक बार बैठो, ये मैं इसको कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। पोप ग्लेसियस ने दो तलवारों के बीच का धार का सिद्धांत किसे कहते हैं, क्या दो तलवारों के बीच का धार का सिद्धांत, या दो शक्तियों के बीच के संतुलन का सिद्धांत। ये यानी कि प्रशासनिक मामले में आपका राजा बड़ा होगा और धार्मिक मामले में कौन, चर्च मैंने पोप जो है आदमी है, शांत है भाई। इसी को लेकर आपका मुस्लिम विद में भी एक कंसेप्ट बनाना है, खलीफा और इमाम में क्या अंतर है। तो शिया संप्रदाय के लोग इमामियत को मानते हैं, इमाम को, और सुन्नी संप्रदाय के लोग खलीफा को मानते हैं। तो इसमें अंतर क्या है, सेम अंतर है, याद रखिएगा। अगर वह इमाम है यानी कि प्रशासनिक और धार्मिक दोनों दृष्टियों से वह सर्वोच्च होता है। फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए,
जो मुस्लिम विद में इमाम होता है वह प्रशासनिक मामलों में भी सर्वे सर्वा होता है और धार्मिक में। अतः ये कहा जाता है कि शिया संप्रदाय बिना इमाम के नहीं रह सकता, यानी कि इमाम का होना क्या है आवश्यक, क्योंकि वो धर्म और प्रशासन दोनों में क्या है सर्वोच्च। तो जो ब्राह्मण इमाम थे अचानक गायब हो गए और आज भी लोग विश्वास करते हैं कि एक दिन वो क्या होंगे, आएंगे और हमारे कष्टों से छुटकारा दिलवाएंगे। लेकिन सुन्नी संप्रदाय में ऐसा नहीं है। सुन्नी संप्रदाय खलीफा को मान्यता देता है और खलीफा धार्मिक मामलों में सर्वोच्च नहीं होता, केवल किसमें होता है प्रशासन। फिर एक बात समझिए, जो खलीफा होता है वह धार्मिक मामलों में सर्वोच्च नहीं होता और किसमें केवल सर्वोच्च होता है प्रशासन। तो आप लोग ये जरूर कंसेप्ट याद रखिए। तो अब ये जो विवाद छिड़ा कि हम बढ़े तो हम बढ़े, वो क्लेसियस ने निपटाने का प्रयास किया, लेकिन निपटाया तो, लेकिन कोई माना नहीं। अभी आपका विवाद चला और इस विवाद में इस विवाद में आपका राजा विजयी हुआ और कौन हार गया? तो आज भी जब शांत है वेटिकन सिटी में पोप क्या करते हैं, अपना आराम फरमाते हैं। क्या कभी सुने हैं कि इन्होंने किसी देश के राजनीति में हस्तक्षेप किया? नहीं। तो आज भी चर्च शांत है और किसका पावर बढ़ गया? राजा। तो फिर आगे कहानी बढ़ानी है प्राकृतिक विचारधारा की। जब कोई व्यक्ति सत्ता में आता है और उसका एक छत्र राज्य होता है तो वह व्यक्ति ज्यादातर निरंकुश बन जाता है। अब राजा ने क्या काम किया कि राजा निरंकुश बन गया और जो लोगों के नेचुरल राइट थे, यानी कि जो अधिकार हमें प्रकृति ने दिया है, उस अधिकार को राजा छीनने लगा। फिर एक बात समझिए, राजा निरंकुश हो गए और जो हमें नेचर ने क्या दिया है राइट हम लोग को, वही राइट हमारे राजा क्या करने लगे? छीनने लगे। तो जनता बौखला गई और आपका जनता ने आंदोलन किया और राजा पर दबाव बनाया कि हमारे अधिकारों को बहाल किया जाए। और ये जो राज्य और जनता के बीच, यानी कि जो विवाद शुरुआती दौर में राजा और किसके बीच था? चर्च के बीच। अब वह विवाद राजा चर्च के बीच न होकर अब राजा यानी कि राज्य और जनता के बीच में आ गया। तो राज्य और जनता के बीच विवाद में आपका कौन किसका समर्थन करेगा, कौन किसका विरोध करेगा, इसके लिए विश्व में मुख्य रूप से 3 विद्वान आए। हाब्स, लाक, रूसो। कौन कौन? हाब्स, लाक, रूसो। इन्होंने राज्य और जनता के बीच हुए विवाद को निपटाने का प्रयास किया। कई इसमें विद्वान आपका राज्य या राजा को समर्थन करेंगे तो कई आपका जनता को। माने कई विद्वान कहते हैं कि जनता ने समझौता किया और राजा को पूरे अधिकार दे दिए, अतः राज्य का विरोध करने का हक जनता को नहीं है। लेकिन कई विद्वान ये भी कहेंगे कि जनता ने समझौता राज्य से किया, अधिकार दिए, लेकिन अधिकार की रक्षा का भी अधिकार दिया, और अगर राज्य उन अधिकारों का हनन करे तो जनता का राज्य जनता का न्यासी है, यानी कि अन्ना हजारे के अनुसार कह सकते हैं जनता मालिक है और ये सांसद उसके नौकर हैं। ये कई विद्वान कहे और इसी आधार पर विश्व में पार्लियामेंट्री सिस्टम या संसदीय प्रणाली की भी शुरुआत हुई और ये माना जाने लगा कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जनता पर क्या करेंगे? शासन। आपका वंशानुगत नहीं। और अब्राहम लिंकन ने भी बताया था लोकतंत्र या डेमोक्रेसी का मतलब जनता के लिए, जनता का, जनता द्वारा शासन ही क्या है? लोक।
यानी कि जो विवाद राज्य और किसके बीच था, चर्च के बीच, वह विवाद किसके बीच अब उत्पन्न हो गया, राज्य और जनता के बीच। और आज भी विवाद मैं बता दूं किसके बीच चल रहा है, राज्य और जनता के बीच ही। राज्य चाह रहा है कि किसानों का हक मैंने हक ले लें, आपका एकांतता को भंग कर दे, लोगों की अधिकारों को छीन ले, और जनता आंदोलन करती रहती है कि हमारे अधिकार क्या करिए बाहर। याद रखिए ये जनता आज भी आंदोलन, जैसे कि सोशल मीडिया का एक उदाहरण, कई करंट का भी देखा जाए। जूरिस्प्रूडेंस मतलब कि सब देखिए, जूरिस्प्रूडेंस का मतलब ये हुआ कि जितने कानून आप पढ़े हैं सबका इसमें क्या निकाला जाएगा, निचोड़। क्योंकि आप सामान्य कानून नहीं पढ़ रहे हैं, लॉ क्या होता है, कैसा होना चाहिए, इसको दिमाग में बैठाना है। और ये जब कानून पढ़ लेंगे तो आपकी तर्क करने की क्षमता अन्य लोगों से बहुत ज्यादा क्या होगी, विकसित। इसीलिए हेराल्ड जे लास्की ने क्या कहा जूरिस्प्रूडेंस को, आज आप लॉ यानी कि विधि का, ऐसे ही नहीं है जूरिस्प्रूडेंस। जैसे वर्तमान समय में भी देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने स्वामी के केस में ये बता दिया कि राइट टू प्राइवेसी यानी कि एकांतता का अधिकार अर्थात निजता का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट है। तो देखिए कंपनियां कैसे हिस्सा आपकी चुरा रही है। अभी आपका तमाम देखिए नियम चेंज होंगे, और व्हाट्सएप से लेकर तमाम नियम चेंज होंगे। अब व्हाट्सएप पर जो भी मैसेज आप या जो भी पोस्ट डालेंगे, अब व्हाट्सएप का रहा कि हम इसको सेव करें, और सेव करने के बाद हम रखेंगे हमेशा के लिए, व्हाट्सएप कंपनी कर रही। और ये हम किसी कंपनी को भी बेच सकते हैं, तो आपका मोबाइल नंबर कंपनी को मिलेगा, आपके मैसेज मिलेंगे, और कंपनियां आपके विचार जानेंगी, उस अनुसार आपको फोन करेंगी, कंपनी के मैसेज आएंगे। और अभी भी आ रहे हैं, मैं देख रहे हैं 1 करोड़ जीत गए, जल्दी 40,000 भेजिए, नहीं तो क्या होगा, फरारी कार चली जाएगी। कुछ लोग भेज भी देते हैं, लेकिन सतर्क रहिए, कोई आपका पहले कौन हो, अगर ऐसे कहें कि बैंक से बोल रहे हैं या हमारा अकाउंट ये हो गया है या ATM, कुछ ना बताइए, ये सब फर्जी काले हैं। कभी भी बैंक पर आपका डिटेल नहीं पूछता, या लोन आपका ये है तो वो है, तो कभी कुछ अपना पर्सनल चीज ना बताइए। मैं फिर बता रहा हूँ ये लास्ट में। तो आगे चलिए, आपका यानी कि कुल मिलाकर जो वर्तमान समय है आपका राज्य और जनता के बीच ही विवाद है। अब वो विवाद जो चर्च और राज्य के बीच था वो समाप्त हो गया, और ये विवाद हमेशा रहेगा। राज्य चाहेगा कि जनता के अधिकार को कुचल दें, और जनता चाहेगी कि हमें क्या मिले, अधिक से अधिक अधिकार। जैसे कि बार काउंसिल आपका 3 साल अनुभव, तो लड़के चाह रहे हैं कि अनुभव न रखा जाए, और बार काउंसिल चाह रहा है कि अनुभव रखा जाए। तो ये आपका बार काउंसिल राज्य हो गया, और वकील साहब क्या हो गए, जनता। ये विवाद तो चलता ही रहे, कुछ न कुछ विवाद समाज में चलते हैं। अब प्राकृतिक विचारधारा का जन्म आपका कह सकते हैं कि शुरुआत हुई यूनान में, ग्रीस में। तो सबसे पहले कुछ दार्शनिक आएंगे जो प्राकृतिक विचारधारा के बारे में अपनी राय रखेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए भाई आपका, प्राचीन सिद्धांत। पहला हम शुरू करने जा रहे हैं, प्राचीन सिद्धांत। ये जो प्राचीन सिद्धांत हैं आपका कह सकते हैं, ये हेडिंग डाल लीजिए प्राचीन सिद्धांत। तो चूंकि प्राचीन सिद्धांत की उत्पत्ति कहाँ होती है, यूनान में। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके भाई, प्राचीन सिद्धांत। पहला हम शुरू कर रहे हैं, आपका 5 भागों में बांटा था, तो कौन शुरू किया जा रहा है, प्राचीन, एंशिएंट। लिखिए प्राचीन सिद्धांत की उत्पत्ति यूनान में हुई। प्राचीन सिद्धांत मतलब कि प्राकृतिक वेद की उत्पत्ति यूनान में हुई।
इसकी उत्पत्ति का श्रेय हेराक्लिस्ट को जाता है। हेराक्लिस्ट यानी कि जन्मदाता पूछ सकता है, अंडरलाइन कर लीजिए। हेराक्लिस्ट को जाता है। इनका कार्यकाल 500 ईसा पूर्व था। यानी कब के ईसा पूर्व से हम शुरू करेंगे, 500 ईसा पूर्व। लेकिन इनका मानना था कि ये हेराक्लिस्ट का चल रहा है, इनका मानना था कि बुद्धिमानी सत्य बोलने में तथा प्रकृति के अनुसार आचरण करने में निहित है। बुद्धिमानी सत्य बोलने में और प्रकृति के अनुसार आचरण करने में निहित है। इसका मतलब ये हुआ कि 500 ईसा पूर्व हेराक्लिस्ट ने कह दिया था कि व्यक्ति को बुद्धिमानी इसी में है कि व्यक्ति सत्य बोले, झूठ न बोले, और जो नेचर या प्रकृति के नियम है उनका क्या करे, पालन। और आप फिर याद रखें, जैसे ही आप प्रकृति के नियमों का क्या करेंगे, उल्लंघन, ये प्रकृति आपको छोड़ेगी नहीं। कभी भूकंप आएगा, कभी बर्ड फ्लू फैलेगा, कभी कोरोना फैलेगा, और कभी बाढ़ आ जाएगी और हजारों लाखों लोग ऐसे क्या करेंगे, स्वाहा हो जाएंगे। इसको आपदा कहा जाता है, महामारी। तो रेट ले लीजिए भाई 10 मिनट तक, क्योंकि 10 रुपया गिफ्ट भी है, इसलिए CRPC चलेगी भाई आपका 11:30 बजे तक लगातार। यानी कि 10 मिनट बाद आपका CRPC चलेगी। आज थोड़ा 1-2 बार डिस्टर्बेंस भी हो गया बीच में, सोचा था आदमी जो स्टूडेंट लगातार पढ़ाएगा। तो जो स्टूडेंट ये कितने लोग भाई गाँव जाने वाले हैं, उस हिसाब से योजना बनाई जाए। अगर मैंने कल कितने लोग आ सकते हैं, ठीक है भाई, सभी लोग आ ही जाएंगे तो बंद कर सकते हैं, बंद नहीं होगा भाई। एग्जाम का समय है, प्रेशर ज्यादा है। आगे बढ़कर बैठिए भाई।